कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज का मेरा ब्लॉग है कि पति की मौत के बाद एक औरत की ज़िंदगी कैसी होती है, उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है, कितनी समस्याएं होती हैं। जब उसके साथ बच्चे हों तब और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज का मेरा ब्लॉग इसी पर है। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और जब अच्छे दिन आने लगते हैं इंसान सोचता है कि अच्छा होने को, लाइफ में जब प्रॉब्लम फेस की हो बहुत सारी, तो फिर वो सोचता है कि अब अच्छा होने को है। जैसे मैंने अपनी लाइफ, शादीशुदा लाइफ में काफ़ी परेशानियां देखी हैं, लेकिन जब सब अच्छा होने पे आया तभी मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए इस दुनिया में अकेला, मुझे और मेरे बेटे को। तो काफ़ी उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी एकदम से पूरी बदल गई। कोई भी औरत हो, जब उसका पति चला जाता है उसको इस दुनिया में छोड़ के, उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। जैसे शादी के बाद एक औरत की ज़िंदगी बदलती है, ऐसी पति के गुजर जाने के बाद एक औरत की ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है उसके खुद के लिए। सबसे पहली समस्या कि यदि उसके पास खुद का घर ना हो तो ये सबसे बड़ी समस्या उसके लिए रहती है, क्योंकि बेचारी जाए तो जाए कहाँ जाए। ससुराल वाले जब ऐसा गलती करते हैं, वो कुछ बिना बताए, जैसे मेरे ससुराल वाले हैं, बिना बताए मकान बेच दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे जब बाद में पता चला तब मैंने कुछ कर भी नहीं पाया, मकान बिक गया मेरा। तब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैंने आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास किया था। मेरे जब हस्बैंड गुजरे थे तब मेरे माता पिता मुझे लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला था बेटी हम तुम्हें ले जाएंगे। तब मेरे ससुराल वालों ने उस टाइम बहुत प्यार दिखाया मुझे और कहा नहीं, यहीं रहोगी, हम देखभाल करेंगे बच्चे की, तुम्हारी सब सब चीज़ें हो जाएगी। तो मैंने उन पर आँख बंद के विश्वास किया कि चलो ये लोग मेरा साथ। तो मैंने अपने माँ बाप को बोल दिया था कि चलो ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी अपने बच्चे के साथ। तो मैंने उन पर विश्वास किया, लेकिन बाद में सब कहते हैं ना, समय निकल जाता है और सब पीछे हटने लगते हैं। जब उस समय बीतती है ना, तो सब बोलते हैं, जब हस्बैंड गुजरे थे सब बोलते हैं हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। समय के साथ सब पीछे हट जाते हैं। तो समय के साथ सब लोग पीछे हट गए। फिर मजबूरन मुझे अपने मायके में आके रहना पड़ा, क्योंकि जब मकान बिक गया तो मैं वहाँ कहाँ रहती, और वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने मेरी एज देख के भी मुझे वहाँ छोड़ना ज़रूरी था, तो मेरे माँ बाप मुझे यहाँ ले आए। लेकिन कहते हैं ना, विधवा के लिए तो मायका हो या ससुराल हो, समस्याएं तो सभी जगह होती हैं। ठीक है, माँ बाप ने आके मुझे यहाँ पे आके रखा है, रह रही हूँ। लेकिन फिर भी लाइफ में समस्याएं हर चीज़ के लिए नहीं कह सकती हूँ अपने माँ बाप से, वो जितना करते हैं। फिर यहाँ आके मैंने कुछ समय तो मैं बहुत डिप्रेशन में रही और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। उसके बाद थोड़ी हिम्मत बांधी, मैंने सोचा कुछ करने का। मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं थी, मैंने 12th ही किया था। तो उसके बाद मैंने पोलियो में ड्यूटी करना शुरू की थी। पोलियो पिलाए जाते ना, पोलियो ड्रॉप्स, तो मैंने वो काम करना शुरू किया। वहाँ पर जब काम करना शुरू किया तो वहाँ पर जो एक बंदा था, हेड था वहाँ का, तो उसने भी काफ़ी हरेस करने की कोशिश की, गलत तरीके से बात करने की कोशिश की। और फिर मेरे से बोला मैं आपकी जॉब लगवा दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से मुझे वहाँ पे मुझे फिर वो काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो इंसान की नीयत ठीक नहीं थी। तो ऐसे फिर मैंने अपनी ये वाली जो काम था ये छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने एक एनजीओ में अप्लाई किया था जो बच्चों के लिए, चाइल्ड लोगों के लिए काम करती थी, उनकी एजुकेशन का। तो हाँ, तो मैंने उनको एजुकेशन वाला, मैंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन की, इंटरव्यू दिया तो हो गया था। गरीब बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, जो मलिन बस्ती में बच्चे रहते थे, तो मैंने वहाँ पे जॉब अप्लाई किया। तो वहाँ पे भी जॉब, मेरी अच्छी मैडम थी, मेरी हेड जो थी, तो स्टेट कोऑर्डिनेटर जो थी, वो तो मेरे से अच्छे से बात करती थी, अच्छे से ट्रीट करती थी। फिर जब वहाँ पे जॉब मैंने की है 1 साल,
1 डेढ़ साल मेरी जॉब अच्छी चली, फिर उसके बाद वहाँ पे एक सर आए हैं, तो फिर वही चीज़ मुझे फ़ेस करनी पड़ी थी जो मुझे वहाँ फ़ेस करनी पड़ी थी। तो वो उन्होंने भी कहा, मैडम आप हँसती नहीं हैं, मजाक नहीं करती हैं। तो मैंने कहा, सर मैं आपको मेरे हंसने से या मजाक करने से क्या मतलब है? आप मैं जो काम आप मुझे देते हैं वो मैं आपको काम कंप्लीट करके देती हूँ, अगर उसमें कोई शिकायत हो आप तो मुझे बताइए। तो वो सर हमेशा बोलते थे कि आप हंसती नहीं हैं, मजाक नहीं करती, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और एक कोई मैडम थी, तो वो शायद उनसे हंसी मजाक से बात करती थी, तो उनका उदाहरण देख के मुझे बता रहे थे वो मैडम कैसे अच्छे से बात करती हैं। तो मैंने कहा, सर मेरे हंसने या मजाक करने से आपको क्या मतलब? मैं आपका काम करके दे रही हूँ, यदि उसमें कोई गलती हो तो आप मुझे बताइए। लेकिन नहीं, फिर उनसे मेरी नहीं बनी। फिर सब लोगों ने कहा, और भी स्टाफ में था, उन्होंने कहा, मैडम तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा, तो आपको तो जॉब छोड़ना पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा, अगर आप ऐसा कह रहे हो सर, मैं रेडी हूँ जॉब छोड़ने के लिए, आप लेकिन इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते। जो आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि मैं हंसी मजाक करूँ आपके साथ। सॉरी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, घूमना फिरना मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक विधवा औरत और एक अकेली औरत को है ना, लोग अपनी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, तो जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है जब एक औरत अकेली फील्ड में निकलती है ना अपने बच्चों को पालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसे फेस करना पड़ती है। गंदे लोग मिलते हैं, बहुत कुछ। जब मेरा पॉइंट ऐसी जगह था जहाँ हम पढ़ाते थे, वहाँ जो पॉइंट था मरीन बस्ती में था, तो रास्ते में भी जाती थी ना मैं। तो वहाँ पर भी एक बंदा था जो हमेशा मतलब देखता रहता था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की और कहा, मैडम आप बच्चों को पढ़ा दीजिए। इसी बीच में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। तो उसने बोला था कि मैडम आप मेरे घर पे आइए बच्चों को। तो मैंने कहा, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ आप अपने बच्चों को वहाँ भेज दीजिए, और मैं आपके घर पे क्यों हूँ? तो वो बार बार आए दिन मुझे टोकता रहता था। मुझे जब इंसान गलत नज़रों से देखता है ना, तो पता चल जाता है कि इसकी नज़रें कैसी हैं। तो इस तरीके से वो मुझे बार बार रोज़ घूर जाता था और रोज़ टोकता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी। तब मैंने उससे कहा कि आप मुझे परेशान करोगे तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी। तब मैंने उसको ये सब बोला, तब जाके वो पीछे हटा, तो उससे पीछा छोटा। फिर मैं, लेकिन वो सर जो थे मेरे, जो हेड थे स्टेट कोऑर्डिनेटर, लेकिन वो उनका टॉर्चर चल ही रहा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा कोशिश करते थे मुझे गलत तरीके से टच करने की। लेकिन मैं कभी कभी बहुत रोती थी कि बिना पति की औरत की क्या हालत होती है इस दुनिया में। लोग उसे अपनी प्रॉपर्टी क्यों समझने लगते हैं, उसे गलत तरीके से क्यों देखते हैं, क्यों उसके बारे में गलत गलत सोचते हैं। क्या बेचारी सर उठाकर चल नहीं सकती? अपने लिए, अपने खुद के जीवन को संवारने के लिए क्यों लोग गलत करते हैं औरतों के साथ? क्यों उनके बारे में इतनी गलत गलत धारणा रखते हैं कि नहीं, ये तो विधवा हो चुकी है, अब तो जो जैसा चाहे वैसा चाहे बिहेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। फिर मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने दोबारा से मैंने स्कूल ज्वाइन किया एक जगह। तो लेकिन वहाँ पर भी स्टाफ जो था वो थोड़ा सा भेदभाव करता था कि कास्ट वाइज भी लोगों को मतलब ट्रीट किया जाता था। कुछ लोग पंडित जो थे तो वो उस तरीके से ट्रीट कर रहे थे कि हमारे देश में कास्टिज्म है। मैं एससी से बिलोंग करती हूँ, एससी कैटेगरी से। तो लोग जो और टीचर थे वो पंडित थे, तो वो उस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे थे। तो वो चीज़ मुझे फेस करना पड़ रही थी वहाँ पर। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे। कहीं किसी तरीके से, कहीं किसी तरीके से लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। मैं इतना तंग आ चुकी हूँ अपने जीवन से कि मुझे समझ, एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम, दूसरा मेरा घर नहीं, दूसरा मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती कि मैं जैसे आगे बढ़ूँ, क्योंकि बच्चे को देखना है मुझे, अपनी फैमिली को देखना है, सबको देखना है मुझे। तो कभी कभी इतना तंग आ जाती हूँ कि पति का सहारा बहुत बड़ा होता है एक औरत के लिए। तो वहाँ स्कूल में जब जॉब ज्वाइन कर रही थी, तो वो स्कूल गवर्नमेंट के अंडर आने वाला है। तो वहाँ पर जब मैंने बोला, सर मैं इतने टाइम से यहाँ पढ़ा रही हूँ, 4 साल हो गए मुझे, तो आप मुझे यहाँ परमानेंट कर सकते हैं मतलब। तो उन्होंने बोला, हाँ मैडम कर तो सकते हैं, आप 25 लाख दीजिए तो आपका हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें जब मुझसे बोली गई, मैंने कहा अगर मेरे पास 25 लाख होते तो मैं यहाँ दर दर की ठोकरें क्यों खा रही होती?
क्यों अपने बच्चे को लेकर भटक रही होती है अपने माँ बाप के घर, कहीं ससुराल, कहीं कहीं क्या, मैं कहीं बाहर जॉब करने भी नहीं जा सकती कि आउट ऑफ सिटी जाऊँ, बच्चे को देखना पड़ेगा, उसके लिए नहीं छोड़ सकती उसको अकेला। तो जब उन्होंने 25 लाख रुपए मांगे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, बोलने लगे नहीं। तो मैंने कहा आपको कभी किसी की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती सर? कह रहे नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, हम तो रेट तो इतना ही है, आपको अगर है ये आपको जॉब ज्वाइन करना है तो पैसा तो इतना ही लगेगा और आपको देना पड़ेगा, नहीं आपकी जगह तो कोई। तो वहाँ रजिस्टरों पे मतलब हमारा नाम इतने समय से चला आ रहा हो, वहाँ दिखाया भी जा रहा है कि हाँ ये मैडम लोग पढ़ाती हैं, तो हमारी हमारी जो नाम की जगह जितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं वहाँ किसी और टीचर को पैसे लेकर उनका नाम चढ़ा दिया गया उतने ही टाइम से। तो आजकल सभी जगह धांधली है, गरीब का कोई नहीं होता है, सीधी सीधी बात है, मजबूर का कोई मदद नहीं करता है। यूट्यूब पे भी इसीलिए आई हूँ कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। 1 साल से ऊपर हो गया मेरे चैनल को बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चैनल मोनेटाइज तक नहीं हुआ है। तो बस इसी वजह से मैं इतना डिप्रेशन में रहती हूँ कि अभी 1 महीने पहले मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में यही सारी चीज़ें सोचते सोचते मैं बार बार बीमार पड़ जाती हूँ, तबीयत ख़राब हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं। अब देखने का तो कोई ये कहेगा इतनी हट्टी कट्टी है, लेकिन वो कहते हैं ना इंसान हट्टा कट्टा दिखता है पर उसका मानसिक तौर पे वो कितना डिप्रेस है, कितनी इसको टेंशन है, केवल वही समझ सकता है, जिसकी पीड़ा है ना वही समझ सकता है, हर कोई नहीं जान सकता। तो ऐसी ही मैं अपनी लाइफ में जो देखा है मैंने बाहर की दुनिया में जो फेस किया वो मैंने आपको आज बताया। और मेरी पर्सनल लाइफ जो निजी लाइफ है, जो घर परिवार था, वो लाइफ एक अलग है, उसमें भी मैंने काफ़ी सारा टॉर्चर सहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई। कई बार मन करता है मर जाऊँ मैं ऐसे ज़िंदगी से, लेकिन ये सोचती हूँ मैं कायर नहीं हूँ, मरूँगी तो मेरे बेटे का क्या होगा। तो यही सोच कर रह जाती हूँ कि उसका क्या होगा, बाप तो है नहीं, बिना माँ के हो जाएगा वो। इस वजह से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, टॉर्चर सहना पड़ रहा है मुझे अपनी लाइफ में। इतना कुछ अभी तक मेरी लाइफ पटरी पर नहीं है, इतना लंबा समय होने के बाद, इसीलिए थक जाती हूँ। तो आप बताइए एक विधवा औरत को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है। यही सब मैंने जो बताया आज की वीडियो में आपको, इससे भी ज़्यादा बस से बदतर कुछ झेला है मैंने, कि सब चीज़ें बताना ठीक नहीं रहता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, तो प्लीज़ आप बताना कैसा लगा, और यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं जानती हूँ मेरी जैसी और औरतें उनको भी फेस करना पड़ती है, क्योंकि मैं हूँ ऐसी, तो मैं दूसरों की प्रॉब्लम समझती हूँ, वो समझ सकती हूँ। जो इंसान कहते हैं ना इमोशनल होता है ना, वो दूसरों का दर्द समझ सकता है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जिससे मैं कुछ कर पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ। और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए, ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।